नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अनकही। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। भारतीय राजनीति में नेताओं का यही मंत्र लगता है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे और कस्में खाते हैं और नतीजों के बाद सब भूल जाते हैं। खबरें अनकही में आज हम इन वादों और दावों की बात करेंगे, क्योंकि नेता भले ही भूल जाते हैं पर जनता तो याद रखती है। बात करेंगे आज हम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों के साथ हुई बदसलूकी की, लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के आपराधिक बायोडेटा की और दिल्ली के जानलेवा प्रदूषण की। लेकिन उससे पहले आज की दूसरी बड़ी खबरें देख लेते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत एनडीए के 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और कई एनडीए नेता शामिल हुए। राजस्थान में हो रही एसआईआर के विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया और सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस कोशिश में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कोई भी राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को न लटकाए। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर बिल विधानसभा से पास है तो राज्यपाल उसे मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें, अपने पास न रखें। कोर्ट ने यह भी कहा कि डेडलाइन नहीं, लेकिन देरी पर वो जरूर दखल देंगे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आखिरकार 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन ही गए। साथ में बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। कुल 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें 14 बीजेपी से, 8 जेडीयू से, 2 एलजेपी रामविलास से और एक मांझी और कुशवाहा की पार्टी से हैं। मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। जेडीयू ने जमा खान को फिर से मंत्री बनाया है। पहले मैं आपको सभी मंत्रियों के नाम सिलसिलेवार बता देती हूँ। बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय टाइगर, अरुण शंकर, सुरेंद्र मेहता, रमा निषाद, नारायण साह, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार। जेडीयू के कोटे से कौन है ये भी देख लीजिए। विजय कुमार, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन साहनी, सुनील कुमार और जमा खान। चिराग पासवान के कोटे में 2 मंत्री पद आए हैं, संजय कुमार और संजय कुमार सिंह। मांझी की हम से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं। ये शपथ ग्रहण कोई साधारण समारोह नहीं था। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी पहुंचे, जैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र से आए एकनाथ शिंदे। ये एनडीए की ताकत का प्रदर्शन था। पटना के गांधी मैदान में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री हैं। करीब 20 साल से वो इस पद पर हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। इस बार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने करीब 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का वादा किया था। इन योजनाओं में सबसे चर्चित रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किश्त दी गई। इस योजना का असर चुनाव में साफ दिखा।
महिला मतदाताओं का टर्नआउट 71.78% था, जबकि पुरुषों का सिर्फ 62.98%। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 2,10,000 रुपए किश्तों में दिए जाने का वादा किया गया है। पहले ही चरण में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। कुल मिलाकर 1,10,00,000 आवेदन आए थे इसके लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ इन योजनाओं पर 2025-26 में 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो सकता है। ये बिहार की जीएसडीपी का करीब 4% है। मतलब बिहार की कुल आमदनी का 4% सिर्फ इन नई योजनाओं पर खर्च होगा। अब समझते हैं बिहार की आर्थिक स्थिति को। 2024-25 के बजट के मुताबिक बिहार सरकार की कुल आमदनी करीब 2,27,238 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें उधारी शामिल नहीं है। इसमें से बिहार खुद सिर्फ 27% यानी 61,626 करोड़ रुपए कमाता है। बाकी का 73% 1,65,173 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आते हैं। केंद्र से आने वाले पैसे में 2 हिस्से होते हैं, एक तो जीएसटी में बिहार का हिस्सा और दूसरा केंद्र से मिलने वाली ग्रांट। 2024-25 में बिहार का कुल खर्च 2,56,333 करोड़ रुपए अनुमानित है। साथ ही 22,393 करोड़ रुपए का पुराना कर्ज भी चुकाना है। मतलब बिहार की आमदनी 2,27,000 करोड़ है और खर्च 2,56,000 करोड़ यानी 29,000 करोड़ का घाटा। अब बात करते हैं बिहार के कर्ज की। 31 मार्च 2024 तक बिहार की कुल बकाया देनदारियां 3,32,740 करोड़ रुपए थी। इसमें आंतरिक कर्ज यानी भारत के अंदर से लिया गया उधार था 2,36,205 करोड़ रुपए। विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि बिहार का कुल कर्ज बिहार की जीएसडीपी के करीब 37 से 39% के बीच है। अगर सरल शब्दों में कहें तो बिहार जितना एक साल में कमाता है उसके 37 से 39% के बराबर उस पर कर्ज है। यह आंकड़ा खतरे की सीमा से ऊपर है, क्योंकि सुरक्षित सीमा 33.3% मानी जाती है। अब कर्ज है तो इस पर ब्याज भी लगेगा। 2024-25 के बजट के मुताबिक बिहार सरकार ब्याज पर 20,526 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अगर हम इसे महीने के हिसाब से बांटें तो हर महीने करीब 1,710 करोड़ रुपए से ब्याज में जाते हैं। यह पैसा विकास के कामों में नहीं लग पाता। बिहार सरकार की कुल राजस्व आमदनी का 9% हिस्सा सिर्फ ब्याज में चला जाता है। इसके साथ वेतन पर 18% और पेंशन पर 14% खर्च होता है। अब आते हैं पुराने सवाल पर। नीतीश ने जो चुनावी वादे किए हैं उनको पूरा करने में कितना खर्च होगा? तो जैसा कि विशेषज्ञों का अनुमान है, महिला योजनाओं पर ही 40,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। यह आंकड़ा एक साल में बिहार में होने वाले विकास कामों के खर्च से भी ज्यादा है। 2024-25 में बिहार ने विकास के कामों के लिए सिर्फ 29,416 करोड़ रुपए रखे थे। मतलब एक ही योजना पर जितना खर्च होगा वो सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल बनाने के पूरे खर्च से भी ज्यादा होगा। इसके अलावा दूसरे चुनावी वादे भी हैं, रोजगार, किसानों के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट। इन सबको मिलाकर कुल खर्च और बढ़ सकता है। इसीलिए तो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पाएगा। अब आता है सबसे मुश्किल सवाल, योजनाओं के लिए ये पैसा आएगा कहां से? क्या नीतीश कुमार और ज्यादा कर्ज लेंगे? लेकिन बिहार पहले से ही कर्ज की सुरक्षित सीमा को पार कर चुका है और कर्ज लेने का मतलब होगा ब्याज का बोझ और बढ़ाना। क्या केंद्र से और पैसा मांगा जाएगा? बिहार की आमदनी का 73% केंद्र से आता है, लेकिन इस बार केंद्र से मिलने वाली ग्रांट में भी करीब 5% की कमी आई है। तीसरा रास्ता है अपनी कमाई बढ़ाना। बिहार का अपना टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। 2024-25 में बिहार की अपनी टैक्स आमदनी सिर्फ 54,300 करोड़ रुपए अनुमानित है। बिहार की जीएसडीपी का सिर्फ 5.6% ही टैक्स से आता है। दूसरे राज्यों के मुकाबले ये बहुत कम है। इसे बढ़ाना होगा, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। खर्च में कटौती भी एक ऑप्शन हो सकता है। विकास के कामों में कटौती करके फ्री स्कीम्स पर खर्च किया जा सकता है, लेकिन ये बिहार के भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो देखा जाए तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन बिहार के खजाने की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बिहार पर 3,32,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हर महीने 1,710 करोड़ ब्याज देना पड़ता है। राजस्व का 41% वेतन, पेंशन और ब्याज में चला जाता है। ऊपर से 40,000 करोड़ के नए वादे पूरे करने हैं।
ये आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। अगले कुछ महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। क्या नीतीश और कर्ज लेंगे, क्या विकास के कामों में कटौती करेंगे, या फिर कोई नया रास्ता निकालेंगे। आपने कभी सोचा है कि चुनाव का मौसम आते ही नेता इतने दयालु कैसे हो जाते हैं? जो नेता 5 साल में एक बार भी नहीं दिखे, वही चुनाव से पहले हर गली मोहल्ले में घूमते नजर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, बच्चों को गोद में उठाते हैं और फिर बड़े बड़े वादे, कुछ तो अपने बच्चों की कसम तक खा लेते हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है? वही नेता कहते हैं कि भाई हमने कब कहा था, आपने गलत सुना होगा, या हमारा ये मतलब नहीं था। मतलब नेता जीते या हारे अपने वादों से तो मुकरते ही हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों की, जहां नेताओं ने बड़े बड़े दावे और वादे किए, लेकिन जब पूरा करने का वक्त आया तो पलट गए। सबसे पहले आते हैं प्रशांत किशोर पर, क्योंकि सबसे हाल की कहानी है और इनकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि बॉलीवुड में फिल्म बन सकती है। ये पहले चुनावी रणनीतिकार थे, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताना इनका काम था। पीएम मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक सबको जिताने का श्रेय इन्हें मिला। लेकिन 2025 में इन्हें लगा हम दूसरों को क्यों जिताएं, खुद ही नेता बन जाते हैं और जीत लेते हैं। और बस बिहार चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी बना ली। अब सुनिए असली मजेदार हिस्सा। चुनाव से पहले पीके का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा दावा किया कि सुनकर सब लोगों के कान खड़े हो गए। बोले, अगर नीतीश कुमार की जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा मिली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है। पीके ने यह भी कहा कि जेडीयू के लिए चुनाव खत्म हो गया है, यानी उन्हें पूरा भरोसा था कि नीतीश कुमार की पार्टी हार जाएगी और वो खुद बिहार की राजनीति में छा जाएंगे। लेकिन राजनीति तो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई कुछ भी कहे, कोई भी दावा करे, पर जनता के मन को समझना सबके बस की बात नहीं है। जब 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आए तो प्रशांत किशोर के होश उड़ गए। एनडीए ने बिहार में धमाकेदार जीत हासिल की। 243 सीटों में से एनडीए को 202 सीटें मिली और नीतीश कुमार की जेडीयू को अकेले 85 सीटें, यानी पीके के दावे से 3 गुना ज्यादा, और उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। 238 सीटों पर लड़ी जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली। अब बारी थी हार की जिम्मेदारी लेने की। प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता से माफी मांगी। तभी किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आपने कहा था अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आईं तो राजनीति छोड़ दूंगा। इस सवाल पर पीके भड़क गए। सुनिए क्या कहा। ने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। मतलब प्रशांत किशोर ने अपने दावे से पलटी मार ली और सफाई में बोले, मैंने ये नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चला जाऊंगा, और मैं वैसे भी किसी पद पर नहीं हूं, तो इस्तीफा किस पद से देना है। अब पीके को कैसे समझाया जाए कि बात तो राजनीति छोड़ने की हुई थी, बिहार छोड़ने की नहीं। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी, सवाल जवाब हुए। फिर पीके ने नया शगुफा छोड़ दिया। बोले, अगर नीतीश सरकार 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा पूरा कर दे तो मैं राजनीति ही नहीं बिहार भी छोड़ दूंगा। सुनिए अब ये नया दावा क्या है। कर देंगे, सब लोग पढ़ लेगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 10,000 वन टाइम पेमेंट है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की योजना के तहत आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है, और अगर एडवांस पैसा, एडवांस, एक मिनट रुकिए, और 2 लाख रुपया अगर आप स्वरोजगार में का काम करेंगे, अगर आप अपने पैर पर खड़े होने की योजना करेंगे तो 6 महीना में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। ठीक बात है। तो अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में 5 लाख 10 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे तो बिल्कुल इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति नहीं, बिहार छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए। यानी पहले वाला दावा अब आप भूल जाइए, अब एक नया दावा आ गया है। यही राजनीति है, एक दावा फेल हो जाए तो पहले तो उससे पलट जाओ और फिर दूसरा दांव चल दो। लेकिन दावों और वादों की झड़ी लगाने वाले प्रशांत किशोर अकेले तो है नहीं।
ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। आपको याद होगा 2014 की सर्दियों के दिन थे। राजधानी दिल्ली में एक नीली वैगनआर कार अचानक सुर्खियों में आ गई थी। ये नए नवेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सवारी थी। उनका कहना था कि मैं वैगनआर जैसी सामान्य कार का इस्तेमाल करूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहकर काम करूंगा। धीरे धीरे नीली वैगनआर की जगह इनोवा, फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर जैसी महंगी कारें लेती रहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से बनी पार्टी खुद भ्रष्टाचार में कैसे फंस गई, इसको समझिए। 5 अप्रैल 2011 दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने संसद से जन लोकपाल विधेयक पारित करने की मांग के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल को अन्ना का अर्जुन कहा जाने लगा। सिर पर सफेद रंग की आई एम अन्ना लिखी टोपी और जबान पर भ्रष्टाचार विरोधी नारे, ढीली ढाली शर्ट पैंट और पैरों में हवाई चप्पल। केजरीवाल सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में जुटे थे, मतलब ऐसा वो कह रहे थे। वो आम आदमी के बीच के ही लगते थे या लगने की कोशिश करते थे। 3 अगस्त 2012 को करीब 16 महीने बाद जब अन्ना आंदोलन खत्म हुआ, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कोई पद नहीं लेना चाहता। दिल्ली वालों के बीच केजरीवाल की दीवानगी और बढ़ गई। दशकों बाद दिल्ली ने ऐसा समाजसेवी देखा जिसे सत्ता का लालच नहीं था। लेकिन यह भ्रम ज्यादा समय तक कायम नहीं रहा। 2 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ जमा थी। समाज सेवी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का ऐलान किया। बोले, हमारा मकसद है भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना और देश में अच्छे प्रशासन की स्थापना करना। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी ऑफिशियल हो गई। केजरीवाल ने पहली बार अपना नैतिक विचार तोड़ा। राजनीति से परहेज करने वाले केजरीवाल ने खुद की ही पार्टी बना ली। इससे अन्ना की टीम में दरार पड़ गई। अन्ना हजारे, किरण बेदी, संतोष हेगड़े समेत दूसरे लोगों ने केजरीवाल से नाता तोड़ लिया। 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया, जनता के बीच गए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के नाम पर वोट मांगे और बच्चों की कसम खाकर कहा कि गठबंधन सरकार नहीं बनाएंगे। सुनिए। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। लेकिन जब 8 दिसंबर 2013 को चुनाव के नतीजे आए तो आपने कुल 70 में से 28 सीटें जीती। कांग्रेस ने 8 और बीजेपी को 31 सीटें मिली। अब सरकार बनाने के लिए आपको कांग्रेस का समर्थन चाहिए था। इसी के साथ केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम भी तोड़ दी। जब वो पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो क्या धूम मची थी। उन्होंने रामलीला मैदान में शपथ ली और बोले, वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा। लोगों ने सोचा ये है असली नेता। पर सीएम बनने के 2 दिन बाद यानी 30 दिसंबर 2013 को ही केजरीवाल ने 5 कमरों वाले 2 आधिकारिक बंगलों की मांग कर दी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने 4 बार सीएम की कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन छोड़ी नहीं। 2014 में कहा, अगर हम अपने वादों पर खरे नहीं उतरते तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। 2015 में बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने में विफल रहता हूं या मेरी सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। 2017 में कहा, अगर प्रदूषण और स्मॉग के खिलाफ मेरी सरकार के प्रयासों के परिणाम नहीं आए तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर विचार करूंगा। फिर 2018 में बोले, अगर दिल्ली में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सीएम की कुर्सी छोड़ दूंगा। साल बदलता रहा लेकिन सीएम नहीं बदले। 5 साल में केजरीवाल ने 4 बार सीएम की कुर्सी छोड़ने की बात कही, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। और ऐसा नहीं कि जो दावे वो कर रहे थे वो पूरे हुए, वो भी नहीं हुए। 2022 आते आते केजरीवाल के बंगले की कहानी सामने आई। वही 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाला सरकारी बंगला। बीजेपी ने इसे शीश महल नाम दिया और आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता के पैसे से इस बंगले को सजाया गया। वो केजरीवाल जो कहते थे गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, उनका बंगला इतना शानदार हो गया कि लोग उसे 7 स्टार होटल कहने लगे। और फिर आया साल 2024। दिल्ली शराब घोटाले में 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। वो नेता जो भ्रष्टाचार खत्म करने की कसम खाता था, खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस गया। आरोप था कि दिल्ली की शराब नीति में भारी घपलेबाजी हुई। सीबीआई ने भी 26 जून को उन्हें गिरफ्तार किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। 2011 में जो आदमी बच्चों की कसम खाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करता था, वो 2024 में खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल होकर आया। तो राजनीति का असली चेहरा यही है। चुनाव से पहले जो बातें की जाती हैं वो हवा में उड़ जाती हैं और चुनाव के बाद नए दावे सामने आ जाते हैं, चाहे हार मिले या जीत। प्रशांत किशोर हो या अरविंद केजरीवाल, सबकी कहानी एक जैसी है।
चुनाव से पहले मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा या ये करके दिखाऊंगा, लेकिन वक्त के साथ सारे वादे भुला दिए जाते हैं। तो अगली बार जब कोई नेता आपके सामने बच्चों की कसम खाए या बड़े बड़े वादे करे तो याद रखिएगा, राजनीतिक वादे और पापड़ दोनों आसानी से टूट जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पापड़ टूटने पर खाने का मजा आता है, लेकिन वादे टूटने पर सिर्फ नेता की असलियत सामने आती है और उन पर भरोसा करने का पछतावा जनता के मन में रह जाता है। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है। रावलपिंडी की अदयाला जेल के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 3 बहनों के साथ मारपीट और बदसलूकी हुई है। इमरान खान से मिलने आई उनकी बहनें अलीमा खान, नौरीन, नियाजी और डॉक्टर उज़्मा खान को पुलिस ने घसीटा और हिरासत में ले लिया। ये घटना 18 नवंबर की रात की है। एक वक्त था जब इमरान खान क्रिकेट की दुनिया के हीरो हुआ करते थे, फिर राजनीति में आए और यहां भी छा गए। देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अर्श से फर्श तक वो जल्दी आगे रहे। आज वो रावलपिंडी की अदयाला जेल में बंद हैं, वो भी अगस्त 2023 से। 18 नवंबर की शाम इमरान खान की तीनों बहनें उनसे मिलने जेल पहुंची। कोर्ट ने भी हफ्ते में एक बार उन्हें परिवार से मिलने का हक दिया है, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें इमरान खान से मिलने देने से साफ मना कर दिया और इसके लिए कोई कारण भी नहीं बताया। विरोध में तीनों बहनें वहीं जेल के गेट के सामने बैठ गईं, शांति से, कोई हंगामा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस चुपचाप धरना। उनके साथ कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी थे जो सिर्फ इतना चाहते थे कि परिवार को इमरान खान से मिलने दिया जाए। फिर रात के 10 बजे कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं होगा। पहले जेल के बाहर की सारी लाइटें बंद कर दी गईं, चारों तरफ अंधेरा छा गया, फिर पुलिस की गाड़ियां आईं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आरोप है कि सबसे पहले वहां बैठे लोगों पर पानी फेंका गया, जिससे अंधेरे में अफरा तफरी मच गई और फिर महिला पुलिसकर्मियों ने इमरान खान की बहनों को पकड़ लिया। नौरीन नियाजी ने कांपते हुए दर्द भरी आवाज में कैमरे के सामने बोला, मैं शांति से खड़ी थी, तभी एक महिला पुलिसकर्मी आई, उसने मेरे बाल पकड़े, जोर से खींचा, मुझे जमीन पर गिरा दिया, फिर सड़क पर घसीटने लगी। मैं सदमे में आ गई, कांपने लगी। ये पंजाब पुलिस दरिंदा है, बेगैरत है। सुनिए उस रात क्या हुआ था। तुम लोगों को गैरत नहीं आई है, बेगैरत के बच्चों, खुदा तुम लोगों को गैरत करे, अल्लाह करे तुम लोग मर जाओ सारे। आमीन आमीन। सड़क के ऊपर घसीट रही थी वो औरतें, बेगैरत। तुम लोग ये मरियम नवाज के साथ करके देखो, कुत्ते के बच्चों, लाना था तुम लोगों को। आज तक हम शराफत में बैठे रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ सारों को, हम शराफत में हमने हर इनका असूल फॉलो किया है। आज उन्होंने मेरी बहन सड़क पे घसीट रही थी ये औरतें, ये तो हमने जाकर इन्होंने पैरों से ना पकड़ा होता तो ये घसीट के ले जा रहे थे। इमरान खान की बहनों से पूरा पाकिस्तान माफी मांगता है, लेकिन इस तरीके से कभी भी किसी तारीख में नहीं घसीटा, वो भी नौरीन आपा, जो तारीख है कि अडयाला जेल में सबसे ज्यादा माओ की तरह जिस तरह ये प्यार करती है और जिस तरह अगर इनकी बहन को पुलिस वाले खड़े सिपाही खड़े करके बदमाशी कर रही है, तो शाही उसकी ठीक है ना, वर्दी उतारो, मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे अंदर कितनी नहीं होगा अगर तुमने मेरा मुद्दा वीडियो में साफ दिख रहा है कि नौरीन कितनी डरी हुई है। उनकी दोनों बहनें अलीमा और उज़्मा उन्हें संभाल रही हैं। तीनों बहनों ने बताया कि महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें बेरहमी से घसीटा और उन्हें ऐसा करने में जरा भी शर्म नहीं आई। उन्होंने मरियम नवाज का भी नाम लिया और कहा कि ये सब मरियम नवाज के साथ करके देखो। सिर्फ इमरान खान की बहनें ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की मंत्री मीना खान अफरीदी भी वहीं थी। कई महिला कार्यकर्ता भी थी। सबको जबरदस्ती उठाया गया, सबके साथ बदसलूकी हुई। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया? इस पर पीटीआई का कहना है कि सरकार इमरान खान से डरी हुई है, उनकी पॉपुलैरिटी से, इसलिए उन्हें अकेला करने की कोशिश की जा रही है। परिवार से दूर, समर्थकों से दूर, दुनिया से दूर।
अब जरा इमरान खान की जेल की जिंदगी भी जान लीजिए। वो अकेले कोठरी में बंद हैं, एकांत कारावास में। अगस्त 2025 में उन्होंने एक शिकायत की थी, पुलिस को खत लिखा था। उस खत में लिखा था, मुझे जेल में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मेरी कोठरी में रोशनी नहीं है, पूरा दिन अंधेरे में गुजरता है, मुझे मेरी पत्नी बुशरा बीबी से भी नहीं मिलने देते। परिवार ने किताबें भेजी, सिर्फ 4 मुझे दी गई, बाकी सब रोक ली। मैं अपने डॉक्टर से भी नहीं मिल सकता। इमरान खान ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मरियम के आदेश पर ही ये सब हो रहा है। उन्होंने मरियम और 8 जेल अधिकारियों के खिलाफ FIR की मांग की। हालांकि मरियम नवाज ने आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान को 2 एयर कंडीशनर्स दिए गए हैं और भी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन इमरान की पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखती। PTI का आरोप है कि ये सब एक बड़ी साजिश है। सेना और सरकार मिलकर इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं। उनके खिलाफ जितने केस चल रहे हैं वो सब नकली हैं। 18 नवंबर की घटना ने एक बात साफ कर दी, पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर मजाक हो रहा है। एक तरफ जेल में इमरान खान को तोड़ने की कोशिश, दूसरी तरफ उनके परिवार और समर्थकों को डराने का सिलसिला। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या इमरान खान को न्याय मिलेगा? क्या उनके परिवार को सुरक्षित तरीके से उनसे मिलने दिया जाएगा, या फिर यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? पाकिस्तान की जनता देख रही है, दुनिया देख रही है, और इतिहास के पन्नों में सब कुछ दर्ज हो रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई 11 दिन के लिए NIA की रिमांड में है। 19 नवंबर को अमेरिका से डिपोर्ट होकर जब अनमोल दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, तभी से पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। फ्लाइट के लैंड होते ही NIA ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनमोल बिश्नोई को छोटा डॉन कहा जाता है, लेकिन उसके जुर्म छोटे नहीं हैं। उसके नाम पर 35 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, इन सभी बड़े मामलों में अनमोल का नाम शामिल है। अनमोल 2022 से फरार था। सिद्धू मूसेवाले की हत्या से 1 महीने पहले ही वो अपने एक रिश्तेदार के साथ नेपाल होते हुए दुबई और अजरबैजान के रास्ते अमेरिका भाग गया था। इसके लिए उसने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। इन्हीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स की वजह से अनमोल फंस गया। नवंबर 2024 में उसे अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उसे एंकल ब्रेसलेट ट्रैकर लगाकर छोड़ दिया गया। एंकल ब्रेसलेट ट्रैकर यानी इसे GPS वाली एक पायल कहा जा सकता है, जिससे व्यक्ति की लोकेशन पर नजर रखी जा सके। वैसे जनवरी 2024 में भारत सरकार ने अनमोल के प्रत्यर्पण की मांग की थी। फिर 8 नवंबर 2025 को US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बाबा सिद्दीकी के परिवार को ईमेल भेजकर कंफर्म किया कि अनमोल बिश्नोई को 18 नवंबर को अमेरिका से निकाल दिया गया है। अमेरिका ने करीब 200 लोगों को डिपोर्ट किया, जिसमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल था। NIA ने गिरफ्तारी के बाद अनमोल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। NIA ने 15 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 11 दिन की रिमांड दी। NIA ने कोर्ट में बताया कि अनमोल एक क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है। ये गैंग देश और विदेश में बैठकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाता है, युवाओं को भर्ती करता है, बड़े लोगों की टारगेट किलिंग की साजिश रचता है, वारदातों को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर प्रचार करके आतंक फैलाता है। NIA का दावा है कि ये पूरा नेटवर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़ा है, जिनका मकसद देश में अस्थिरता और डर फैलाना है। कोर्ट ने माना कि आरोप बेहद गंभीर है, केस का दायरा बहुत बड़ा है, आरोपी पहले से फरार था और जांच अभी बाकी है। हालांकि अनमोल ने जज के सामने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। अनमोल बिश्नोई पंजाब के फजिल्का जिले के दोतारा वाली गांव का रहने वाला है। वो अच्छा बॉक्सर भी रहा है। 2015 में पहली बार हथियारों और कैश के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था। 2016 में भाई लॉरेंस ने उसे पढ़ाई के लिए जोधपुर भेजा, लेकिन वहां भी उसके खिलाफ हमले और अवैध हथियार रखने के 3 मुकदमे दर्ज हुए। धीरे धीरे वो अपने भाई की आपराधिक गतिविधियों में पूरी तरह शामिल हो गया। अनमोल बिश्नोई का नाम 3 बड़े हाई प्रोफाइल मामलों में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया है। पहला मामला 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का है, जिसमें NIA की चार्जशीट के मुताबिक अनमोल ने हत्या की साजिश रची और हथियार मुहैया करवाए थे। दूसरा मामला अप्रैल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के मुंबई वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग का है, जिसकी जिम्मेदारी अनमोल ने खुद सोशल मीडिया पर ली थी। और चार्जशीट में 9 मिनट का ऑडियो मैसेज भी मिला है, जिसमें उसने शूटर्स को इतिहास रचने के लिए उकसाया था। तीसरा और सबसे गंभीर मामला 11 अक्टूबर 2024 को NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का है,
जिसमें एनआईए और मुंबई पुलिस दोनों ने अनमोल को मर्डर का मास्टरमाइंड बताया और पकड़े गए शूटर्स गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप के पास अनमोल की आवाज वाला ऑडियो मिला जिसमें वो हत्या के निर्देश दे रहा था। एनआईए के अनुसार अनमोल अमेरिका से पूरे गैंग को वीपीएन और इंटरनेशनल नंबर्स के जरिए कंट्रोल करता था और सभी तीनों मामलों में उसकी सीधी भूमिका रही। कुल मिलाकर अनमोल के खिलाफ देश भर में 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसलिए एनआईए की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस भी अनमोल की रिमांड की मांग करेंगी। हर राज्य में उसके खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब सभी राज्यों की कस्टडी पूरी होगी तो अनमोल को किस जेल में रखा जाएगा? गुजरात की साबरमती जेल जहां उसका भाई लॉरेंस बंद है, या फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल? दिल्ली के प्रदूषण पर मैं लगातार बात कर रही हूं। दिवाली आई, जमकर पटाखे फूटे और सोशल मीडिया पर पटाखों के समर्थकों और विरोधियों के बीच और पटाखे फूटे, यानी जमकर बहस हुई कि राजधानी की हवा पटाखों की वजह से जहरीली हुई या नहीं। पराली जलने पर भी सवाल उठे। सरकार ने क्लाउड सीडिंग से बारिश कराने की नाकाम कोशिश की। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लगभग हर व्यक्ति को, मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे आसपास जितने यहाँ मेरे सहयोगी काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, जुकाम, खांसी जैसी परेशानियां शुरू हुई जो अब सर्दी बढ़ने के साथ और बढ़ गई हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हुआ तो पहले सांस की दिक्कत आई, लोगों को खांसी होने लगी, फिर आंखों में जलन और सरदर्द की शिकायतें आईं। धीरे धीरे पता चला कि ये समस्या सिर्फ यहीं तक नहीं है, गठिया जैसी बीमारियां भी प्रदूषण से बढ़ रही हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदूषण बेहद खतरनाक है। ऐसी रिपोर्ट आई कि उनके बच्चों का विकास प्रभावित होता है, बच्चों को जल्दी अस्थमा हो सकता है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है, वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्रदूषण से लोगों के दिमाग का आकार सिकुड़ रहा है। ये कैसे होता है, ये समझ लीजिए। जब आप सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद बारीक कण आपकी नाक से अंदर जाते हैं, इन्हें ही PM 2.5 कहा जाता है। ये कण इतने बारीक होते हैं कि फेफड़ों से होते हुए खून में मिल जाते हैं, खून के जरिए पूरे शरीर में घूमते हैं और फिर पहुंच जाते हैं दिमाग तक। दिमाग में पहुंचकर ये कण सूजन पैदा करते हैं, ये ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे दिमाग के कुछ हिस्से सिकुड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं इसके असर की। सबसे पहले याददाश्त कमजोर होती है, लोग छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। चाबी कहाँ रखी थी, फोन कहाँ छोड़ा था, ये छोटी छोटी बातें तक याद नहीं रहती। फिर फैसले लेने की क्षमता कमजोर होती है, आप किसी बात पर जल्दी फैसला नहीं ले पाते, सोचने में ज्यादा समय लगता है, फोकस करना मुश्किल हो जाता है। बच्चों पर तो इसका असर और भी ज्यादा है, उनके सीखने समझने की क्षमता कम हो रही है, स्कूल में पढ़ाई में दिक्कत आती है, ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, चीजें जल्दी समझ में नहीं आती। सबसे डरावनी बात यह है कि प्रदूषण से डिमेंशिया का खतरा बढ़ रहा है। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहते हैं उनमें अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बुजुर्गों में तो ये समस्या और भी तेजी से बढ़ती है, उनका दिमाग पहले से ही कमजोर होता है और प्रदूषण इसे और तेजी से खराब करता है। लेकिन अब दिल्ली वाले करें तो क्या करें? अब नौकरियां हैं, घर हैं, बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल हैं, जीना तो पड़ेगा ही। वैसे भी कई बार लगता है कि हमें तो शायद इसकी आदत पड़ गई है, इसी धुंध में जीने की। सुबह उठे, AQI देखा 400 से 500 है तो बस कह दिया आज तो बेहतर है, क्योंकि कल तो 600-700 था। लेकिन याद रखिए, जब हम कहते हैं कि आदत पड़ गई है तो असल में हमारा दिमाग सिकुड़ रहा है। हम भूल रहे हैं कि साफ हवा हमारा हक है, हम भूल रहे हैं कि ये जहर हमारी याददाश्त ही नहीं, हमारी सोचने समझने की ताकत भी छीन रहा है। और शायद सरकार से सवाल पूछने की। दिल्ली की हवा ने हमें सिर्फ मरीज नहीं बनाया, बल्कि हमें इतना बेजार कर दिया कि अब हम लड़ना ही भूल गए हैं। और शायद यही सबसे बड़ा नुकसान है। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं जो जयपुर से आई हैं। जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करते हुए शहीद स्मारक से निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए। इससे गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। फिर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। दरअसल ये कार्यकर्ता SIR का विरोध कर रहे थे।